हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने चैनल अर्बन कॉमर्स पर। आज जो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडिया के हर एक कंज्यूमर, हर एक बेसिकली उपभोक्ता के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का बड़ा इम्पोर्टेंस पड़ जाता है। ना केवल एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पर बात करेंगे, बल्कि एक उपभोक्ता के निगाह से भी हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्चुअल में है क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट प्लेस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जो बात कही गई है कि मार्केट प्लेस के अंदर, बाजार के अंदर जो अलग अलग तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अब इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका अडल्टरेशन हो सकता है, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, मिलावट, जैसे अडल्टरेशन जैसे मिलावट कहते थे, सबस्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी में जो है वो गिरावट कर दी गई, या कम वजन का जो है वो सामान आपको दे दिया गया। तो इस तरीके की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंज्यूमर के साथ होती हैं, इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जो है हम अपने कंज्यूमर को कैसे बचाएंगे या कंज्यूमर को बचाना। Consumer protection measures are often established by law. Such laws are intended to prevent business from engaging in fraud or specified unfair practices in order to gain or advantage over competitors or to mislead consumers. Consumer protection measures are often established by law. इनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं वो जनरली जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू, लॉ के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, और इन लॉस के थ्रू जो है वो हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से अपने कंज्यूमर को बचाते हैं। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हम समझते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अपना इम्पोर्टेंस है। हम दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहले कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो है कंज्यूमर जनरली अपने राइट्स, अपनी रेमेडीज़ के बारे में इग्नोर है। ज़्यादातर उस लोगों को अपने जो है राइट्स के बारे में जो है वो अवेयरनेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर्स को जो है वो राइट्स, वो अवेयरनेस जो है हम प्रोवाइड करें। It spread awareness so that consumers can know about the various redressal agencies where they can approach to protect their interest. Through consumer protection, the consumer can know that if something happens against them, तो where they can move to redress their grievances. अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर वो कहाँ जा सकते हैं और कहाँ उनको सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का आता है। कंज्यूमर हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज्ड है। इनके लिए कोई अलग से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है। जैसे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर के लिए जो है वो मूवमेंट करती है। हमारे वहाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जनरली काम नहीं करती है। इसलिए कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना और ज़रूरी होता है, और कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, ऑल्दो हमारे मार्केट में हमें कहा जाता है कि कंज्यूमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट, मतलब कंज्यूमर जो है या उपभोक्ता जो है वो बाज़ार का राजा है। उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हर एक लेवल पर होता है। ठीक, तो ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाता है। अब मैं बात करता हूँ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। 1991 एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर बताया गया था कि चूंकि कई सारे जो है वो कॉम्पिटिटर्स आपके मार्केट में तब से आ गए, तो अब आपको अगर लॉन्ग टर्म मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो आपको अपने कंज्यूमर्स को सही सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। अब अगर आपने उसको लगातार एक्सप्लॉइट किया तो ये कहा जाता है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। मतलब आप एक बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अगर आपने बार बार अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसकी डिमांड जो है वो किसी दूसरे
ऑल्टरनेट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ जो है वो जा सकता है। बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, चूँकि बिजनेस को अपने सारे रिसोर्सेज उसी सोसाइटी से मिलते हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में उस सोसाइटी के थ्रू उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करे, तो इसलिए उसे अपने कंज्यूमर्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेसमैन हैज़ सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स various groups and customer is one of those important groups. It is the responsibility of businessmen to provide quality goods at reasonable price. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से भी बात करें तो सोसाइटी के थ्रू जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी सोसाइटी का एक ऐसा कंज्यूमर है, तो उस कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइसेस पर क्वालिटी गुड्स हम प्रोवाइड करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन पर अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली एथिक्स वाज द पार्ट ऑफ प्रोफेशन ओनली, बट टुडे एथिक्स आर प्लेइंग a very important role in the business also. The ethics or moral value practiced by the businessman adds glory to businessman. अब बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सारे एथिक्स को फॉलो करते हैं, इन मॉरल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, तो उससे हमारा जो है वो गुडविल, हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, और अगर गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो है वो प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी मार्केट में, तो जाहिर तौर से इसका इनडायरेक्टली हमको फ़ायदा होगा अगर हम कंज्यूमर के राइट्स को जो है वो ध्यान में रखेंगे। आखिरी जो पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिजनेस में हमेशा बिजनेस को जो है वो हर्डल देता है, तो अगर हम अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सारे काम करेंगे, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट होगा। तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अगर हम 1986 से पहले बात करें तो कोई स्पेसिफिक अलग से कोई एक्ट नहीं था, और 1986 से पहले अगर किसी तरीके के कंज्यूमर को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती थी वो सिविल कोर्ट में जाता था, एंड सिविल कोर्ट वी ऑल नो क्या स्थिति होती है कि वहाँ पर आपका कोई भी डिसीजन आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। द प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। ठीक, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता था, तो ऐसे में आपको अपनी समस्याओं का सोल्यूशन मिलने में बहुत समय लग जाता था। So in order to give more protection to the interest of consumer of goods and services, the Parliament enacted Consumer Protection Act 1986. तो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और CPA 1986. The law relating to CPA is contained in the Consumer Protection Act 1986. It has been enforced from 10th June to 1987 in India. तो बेसिकली 1987 10 जून 1987 को ये पूरी तरीके से कंट्री में लागू कर दिया गया था। ठीक, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कंज्यूमर के पास अपने कुछ राइट्स हैं। ठीक, तो उन राइट्स को समझते हैं। टोटल 6 राइट हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या आपको एक रैशनलाइज कंज्यूमर, एक विवेकशील कंज्यूमर होते हुए क्या आपको अपने अधिकार पता है? चलो खैर, अगर नहीं भी पता है तो हम बात करते हैं। कंज्यूमर को बेसिकली ये कुछ 6 राइट्स मिले हुए हैं, एक एक पर हम जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहला जो राइट यहाँ पर बात कर रहा है वो है आपका राइट टू सेफ्टी का। राइट टू सेफ्टी के अंदर बोला गया है कि आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर वो कुछ ऐसे हैं जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी तरीके की जो है हानि हो सकती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिलनी चाहिए। मीन्स राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अवेयर्ड ऑफ शुड नॉट ओनली मीट देयर
इमीडिएट नीड्स बट ऑल्सो फुलफिल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। मतलब जो भी गुड्स या चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाएं वो उनके लिए जो है वो हजार्डस या बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी इमीडिएट जो भी नीड्स है वो तो फुलफिल हो ही, साथ उनके जो है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी बने रहे। बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी कि अगर हम किसी गुड्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमें गुड्स की क्वालिटी पर जो है वो पूरी तरीके से इंसिस्ट करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का गुड्स परचेज करना चाहिए। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उस पर जो भी क्वालिटी मार्क्स हैं सच एस ISI, एगमार्क और BIS, जो भी मार्क्स हैं आपके, वो मार्क्स भी हमें देखने चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी के अंदर बेसिकली क्या बोला गया है कि हमें जो है वो सेफ प्रोडक्ट्स जो है वो मिलने चाहिए थ्रू द सेलर। और इस तरीके से अगर किसी भी तरीके के कंज्यूमर जो है वो अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा और किसी कंज्यूमर को जो है या हमको किसी तरीके की कोई इंजरी सिकनेस हुई प्रोडक्ट के कंज्यूम करने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फर्दर रख सकते हैं। दूसरा जो राइट बोला गया है वो है राइट टू चॉइस का या राइट टू चूज का। इसके अंदर बोला गया है कि कोई भी सेलर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज को बाउंड नहीं कर सकता खरीदने के लिए। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप अपने हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, और कोई भी जो है सेलर वो आप पर लगा जबरदस्ती जो है या जबरन कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही परचेज करना। ठीक। तीसरा है राइट टू बी हर्ड। Right to be heard means the consumer's interest will receive due consideration at appropriate forum. It also includes a right to be represented in various forums formed to consider the consumer welfare. The consumer should form non-political, non-commercial consumer organization which can give representation in various committees formed by government and other bodies in matter relating to consumer. बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि कंज्यूमर के पास अपनी जो है वो शिकायत करने का अधिकार है। अगर कोई सेलर, अगर कोई बेसिकली बिजनेसमैन हमारे किसी जो है राइट्स को जो है वो वॉयलेट करता है, हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, तो हम अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश जो भी मशीनरी है उसके सामने रख सकते हैं। ठीक है, और हमारी चीज़ों को, हम अपनी चीज़ों को जो है वो सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को सुना जाना चाहिए। ये भी अधिकार हमको जो है वो इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिला हुआ है। आगे है आपका कंज्यूमर को चौथा मिला हुआ राइट, जो कि है राइट टू सीक रिड्रेसल। Consumer has the right to get compensation for the damage he suffered due to the wrong product or service. अगर किसी तरीके से हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई गलत प्रोडक्ट मिल गया है या किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से हमें किसी तरीके का नुकसान हुआ है, तो हमारी उस प्रॉब्लम को सल्यूशन भी हमें मिलना चाहिए। और उसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारे गुड्स का एक्सचेंज हो सकता है, हमें कंपनसेशन दिया जा सकता है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में अगर किसी तरीके की कोई वेयर एंड टेयर है तो उसका रिपेयर हो सकता है, या विड्रॉ ऑफ गुड्स फ्रॉम मार्केट। या फिर आपको क्या करना है, अगर गुड्स इस तरीके का है कि जो खराबी है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, मार्केट से सेलर को निकाल लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि कंज्यूमर मेक कंप्लेन फॉर द जेन्युइन ग्रीवियंसेस। मैनी टाइम कंप्लेन में बी ऑफ स्मॉल वैल्यू बट इट्स इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी इज होल मे बी वेरी लार्ज। ठीक, तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम जेन्युइन कंप्लेन करें। अच्छा, पांचवा जो राइट आपको मिला हुआ है वो है कंज्यूमर एजुकेशन का, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब हमारे पास अधिकार है, कंज्यूमर हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट आर द राइट्स जनरली, NGO, government educate consumers by giving advertisement in TV, magazine, newspaper, etc. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके के जो है वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाती है, जिसमें एक बड़ा फेमस आपका कैंपेन है जागो ग्राहक जागो का। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो कई सारे जो है वो एडवर्टीजमेंट आते हैं जहाँ पर हम अपने कंज्यूमर्स को बेसिकली क्या करते हैं, उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराते हैं। ठीक, तो कंज्यूमर को जो है वो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के बारे में जानने का अधिकार है। आखिरी राइट है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंदर बेसिकली क्या बोला गया है, सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट और यूज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं सेलर से, उसकी सारी जानकारी पूर्ण रूप से हमें जानकारी जो है वो मिले। ठीक, और किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट से हमको ना दी जाए। इन 6 राइट्स के बाद सिर्फ जहाँ पर राइट्स आते हैं तो वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। राइट्स के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अटैच होती हैं। तो अगर हमें राइट्स मिले हुए हैं तो हमारी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको भी हमें फोकस करना चाहिए। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करें तो कुछ 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सामने यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेड हैं। पहली आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। उसको जो भी राइट्स मिले हुए हैं, कंज्यूमर शुड अवेयर अबाउट हिज राइट्स और उसको अपने सारे राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज करना चाहिए। कॉशियस कंज्यूमर्स डू नॉट बाय ब्लाइंडली। दैट मीन्स जो सतर्क आपके जो खरीदार होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो आंख बंद करके किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई गुड्स परचेज करने जाएं, हमें जो है वो उसमें जो भी क्वालिटी मार्क्स हैं वो सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए अच्छे से। उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखना चाहिए। सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखनी चाहिए, एमआरपी वगैरह। फिर फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। आप झूठी किसी जो है वो शिकायत के लिए कंप्लेन ना लिखिए। ठीक है, आप जब भी किसी कंप्लेन करें तो वो बिल्कुल जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम हो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। आप क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हमेशा जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स परचेज करें और उस पर ISI, BIS या एगमार्क जो है वो साइन ज़रूर देखें। बेवेयर ऑफ फॉल्स एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो आपके आते हैं, जैसे कि आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आप ये चीज़ कंज्यूम करिए तो आपका जो वज़न है वो 5 दिनों में 5 किलो कम हो जाएगा या 1 हफ्ते में 10 किलो कम हो जाएगा। इस तरीके के झूठे एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो इन एडवर्टीजमेंट पर आपको अपना विवेक जो है वो यूज़ करना है। ऐसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट से हमेशा बचना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट है, डोंट फॉरगेट टू टेक रिसिट और गारंटी कार्ड। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी एक पक्की रसीद जरूर लें। ठीक है, पक्की रसीद लें। गारंटी अगर कार्ड मिला हुआ है तो वो गारंटी कार्ड लें, ताकि वो आपके पास ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ हो जाता है कि आपने वो पर्टिकुलर गुड्स जो है वहाँ से परचेज किया है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये समझ में आ रहा हो। नेम द फॉलोइंग साइन। ठीक है, इस साइन को हम किस नाम से जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके बारे में अगर कुछ और आपको पता है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। आखिरी जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्म है वो है इसके अंदर रिड्रेसल मशीनरी। 3 टियर रिड्रेसल मशीनरी हम इसे बोलते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू या CPA एक्ट के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश ये 3 टियर मशीनरी है। मतलब जहाँ पर कंज्यूमर को अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को इन जो है कोर्ट्स में ले जाकर प्रेजेंट कर सकता है। 3 लेवल पर बोला गया है। सबसे पहला जो लेवल है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम है। स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन कहा जाता है और नेशनल लेवल पर इसे नेशनल कमीशन के नाम से जानते हैं। तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो समझते हैं हम पहले तो ध्यान से। सबसे पहले आपके पास है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो बताया गया है कि इसके अंदर कम से कम एक प्रेसिडेंट, कम से कम नहीं, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, जिनमें से एक मेंबर का जो है वो महिला होना जो है वो ज़रूरी है। 1 शुड बी अ वुमेन। ठीक है, प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट इसके अंदर जो होगा वो जज रहा होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वही एक प्रेसिडेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक, बेसिकली इनके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। ठीक, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक कंज्यूमर अपना केस कब ले जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपना कंज्यूमर एक केस
तब ले जा सकता है जब तक कि उसका कंपनसेशन अमाउंट 20 लाख तक या उससे कम है। ठीक है, अगर जो हमारा कंपनसेशन अमाउंट है वो 20 लाख या उससे कम है तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। ठीक, यहाँ से जो भी आपका वर्डिक्ट आया, जो भी आपका डिसीजन आया, उस डिसीजन को लेकर अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं सो विद इन 30 डेज हम उसको रीअपील कर सकते हैं। कहाँ पर, अगले लेवल पर, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, स्टेट कमीशन। तो यहाँ से आपका दूसरा लेवल स्टार्ट होता है, दूसरी टीयर ऑफ मशीनरी स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन की बात करें तो स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 members, अगेन वन शुड बी वुमेन। ठीक, तो यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर होते हैं और उनमें से एक मेंबर का महिला होना जरूरी है। ठीक, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ये जो प्रेसिडेंट है उसका रिटायर्ड हाई कोर्ट जज रहा हो, वही प्रेसिडेंट बन सकता है स्टेट कमीशन में। यहाँ पर आपका जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट का जज था। ठीक है, यहाँ पर भी जो मेंबर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। और जो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटमेंट है स्टेट कमीशन का, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, किसके कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। अच्छा, यहाँ पर केस हम कैसे ले जा सकते हैं, एक तो अगर आपका यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से डिससेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पर केस आ सकते हैं, या फिर अगर आपका केस 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का है, 20 लाख से अबव और 1 करोड़ तक का अगर कंपनसेशन अमाउंट है केस का, तो फिर आप सीधे सीधे जो है वो स्टेट कमीशन में आ सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको डिसीजन मिला और आप वहाँ से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर, रिजल्ट के 30 डेज के अंदर आप नेशनल कमीशन में जो है वो अपील कर सकते हैं। आपका जो टॉप लेवल ऑफ मशीनरी है वो उसके अंदर आपका नेशनल कमीशन है। नेशनल कमीशन के अंदर आपका जो है वो, नेशनल कमीशन के अंदर बोला गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर, वन शुड बी अ वुमेन। ठीक, इसके अंदर आपका एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर होते हैं और उनमें से एक का जो है वो महिला होना जरूरी है। यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तीनों ही लेवल पर अगर मैं बात करूं तो शायद मैंने पिछला पॉइंट गलत बोला था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वर्किंग या रिटायर्ड जज हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो जज था वो आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा, यहाँ का जज जो है वो हाई कोर्ट का रहा होगा, और यहाँ का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ का प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक, यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की कंसल्टेशन के साथ। और डायरेक्ट हम नेशनल कमीशन में अपना केस ले जा सकते हैं अगर हमारे कंपनसेशन अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर हम डिससेटिस्फाइड होकर स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि ये भी आपका आखिरी लेवल नहीं है। अगर आपका केस जो है वो 1 करोड़ से अबव का था, आपका कंपनसेशन अमाउंट 1 करोड़ से अबव का था और आप सीधे नेशनल कमीशन आए थे, ठीक है, और आपको यहाँ जो डिसीजन मिला वो उससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप अपने 1 करोड़ से अबव के केस को ही सिर्फ कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और वो भी फिर से 30 दिनों के भीतर। ठीक है, तो ये आपकी 3 टियर मशीनरी थी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो फिर से मेरी वही अपील है कि काइंडली सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, वी फील मोटिवेटेड बाय दिस।
Thank you very much guys for watching this video.